नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। एक संस्था है क्रेडिट स्विस, दुनिया भर के रईसों का आंकड़ा जारी करती है। जाहिर है भारत वालों का भी जारी करती होगी। इसके आंकड़ों के जरिए हम डिजिटल इंडिया की एक तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। दिल थाम के रखिएगा, क्योंकि दिल आपका बच्चा है, भटक जाता है। तो बात उस डिजिटल इंडिया की जिसे बनाने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 बरस पहले किया था। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इस सपने को साकार करने में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पूरी सरकार आपके मोबाइल फोन में मौजूद होने वाली है, वो दिन दूर नहीं है। ई गवर्नेंस इज इजी गवर्नेंस, इट्स इकोनॉमिकल गवर्नेंस। आर्थिक रूप से अनुकूल ये गवर्नेंस है। वही डिजिटल इंडिया जिसकी राह में मोदी जी से पहले की सरकारों ने जाने कैसे कैसे रोड़े अटका रखे थे। उन रोड़ों को हटाने के लिए मोदी जी ने नोटबंदी जैसी चीजों का सहारा लिया, क्योंकि कैशलेस इकोनॉमी के लिए नोटबंदी बहुत जरूरी थी। ये एक बहुत प्रभावी कदम है इस देश को कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में ले जाने के लिए। इट डज नॉट merely nudge the economy in that direction, it significantly pushes the economy in that direction. It will give a significant setback to the parallel black money economy, because a lot of currency operating outside the system or stacked outside the system will now have to perforce get into the banking system. ऊपर वाला मरहूम जेटली साहब को जन्नत नशीं करे। तो इसी कैशलेस इकोनॉमी में नोटबंदी के बाद कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाना था, भारत के अलहदा हिस्सों से नक्सलवाद खत्म हो जाना था, सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार मिट जाना था, काले धन वालों का काला पैसा सामने आ जाना था। यह सब एक क्रोनोलॉजी में होना था। नोटबंदी, कैशलेस और डिजिटल लेन देन। इसी डिजिटल इंडिया के कुछ करोड़पतियों की सूची क्रेडिट स्विस हर साल जारी करता है। हमारी बातचीत का आधार बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा एक लेख है जो 2019 के आंकड़ों पर आधारित है। संस्था बताती है कि उस साल भारत में 7,64,000 डॉलर मिलियनेयर थे। डॉलर मिलियनेयर यानी वो करोड़पति जिनकी जायदाद 8 करोड़ या उसके ऊपर हो। तो ऐसे 7,64,000 करोड़पति भारत में थे। अब अगर हम इस आंकड़े का मिलान भारत सरकार के आंकड़ों से करें तो साल 2019 में जिन करोड़पतियों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था उनकी संख्या 3,16,000 थी। इनमें से ज्यादातर वो लोग थे जिन्होंने अपनी सालाना आय 50 लाख से ऊपर बताई थी। ये डिजिटल इंडिया का वो सच है जिससे नजर मिलाने की कोशिश सरकार नहीं कर पा रही। कहां है वो 3.5 लाख से ज्यादा लोग जिनकी संपत्ति करोड़ों में है, लेकिन देश की आय में योगदान नजर नहीं आ रहा। यहां एक और बात ध्यान में रखना होगा कि बहुत से करोड़पति ऐसे हैं जिनकी संपत्तियां अचल हैं, यानी जमीनों या फिर रियल एस्टेट के रूप में हैं, जिससे कोई आय नहीं होती। इसके बावजूद 3.5 लाख से ज्यादा करोड़पति अगर गायब हैं तो उनका कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या डिजिटल इंडिया की नजर से दूर क्यों है? इसका दूसरा पक्ष है कि बीते 2 सालों में हमारे 2 उद्योगपतियों की संपत्ति में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन हमारे देश में अभी भी वेल्थ टैक्स या हेरिटेज टैक्स जैसी कोई बात गंभीरता से नहीं की जाती। समय समय पर हम इस तरह की विडंबनाओं पर बात करते रहेंगे। डिजिटल इंडिया से अब असली इंडिया में लौट चलते हैं। यहाँ चुनावी नतीजे आने के बाद लगभग हर रोज डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। रसोई गैस की कीमत एक झटके में 50 रुपए बढ़ाकर भाजपा सरकार ने चुनावों में जनता द्वारा दिए गए भारी समर्थन के लिए अपना हार्दिक अभिनंदन प्रेषित किया है। पेट्रोलियम की अघियाई हुई कीमतों के बीच उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। जोश जोश में लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था की हवा निकल गई। गृहमंत्री समेत तमाम नेता भीड़ में फंस गए। कोई समारोह स्थल पैदल चलते हुए पहुंचा तो कोई पहुंच ही नहीं पाया। चटकती हुई धूप में आप सोचिए, इतनी भीड़ स्टेडियम के बाहर और अंदर थी कि अंदर जाना मुश्किल था। आप सोचिए कि होम मिनिस्टर अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ऐसे बड़े बड़े लोग, उनकी गाड़ियां अटकी रहीं और फिर उन्हें उतर करके थोड़ी दूर पैदल जाना पड़ा। देश के गृहमंत्री पैदल चलकर पहुंचे। कई और वीवीआईपीज के साथ भी यही हुआ, लेकिन इस बार सुरक्षा में कोई चूक नहीं थी। किसी को किसी से जान बचाकर वापस भी नहीं लौटना पड़ा। न ही किसी ने किसी मुख्यमंत्री को जान बच जाने के लिए धन्यवाद भिजवाया। यही राम राज्य है। बहरहाल बात पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग की हो रही थी।
और इस बात को समझते हुए एबीपी न्यूज की रिपोर्टर ने बेहद मितव्ययता का परिचय दिया। उन्होंने साइकिल पर सवार होकर योगी जी को शपथ दिलवाई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक दिन है। लखनऊ की सड़कें सज चुकी हैं और पूरी तरह तैयार हैं शपथ ग्रहण समारोह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। आज की तैयारियों की खासियत यह है कि आज करीब 70,000 से 1 लाख लोग इसी सड़क पर होंगे आज सारे दिन, और ये लाखों लोग वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वापस सरकार में आने में बड़ी भूमिका निभाई है। सड़कों पर क्या है तैयारियां, ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर एक और अनुराग ठाकुर तो वहीं दूसरी ओर पेमा खांडू, जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और वो सारे लोग जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है, जैसे केशव प्रसाद मौर्य या फिर स्वतंत्र देव सिंह। लगे हाथ अपनी भांति भांति की सवारियों के लिए मशहूर आज तक वाली बहन चित्रा त्रिपाठी की बात भी कर ली जाए। किसान आंदोलन को 80 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। ट्रेन में प्रदेश की बड़ी आबादी ट्रैवल करती है। बीजेपी दफ्तर पर जश्न का माहौल है और इस वक्त बीजेपी दफ्तर से सीधे निकल रहे हैं हम एकाना स्टेडियम के लिए। आपको बता दें भीड़ बहुत जबरदस्त है, लेकिन जिस तरह से हमने आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें फिलहाल ये देख लीजिए। स्वागत समारोह की किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं। खुला खेल फर्रुखाबादी करने के लिए बहन चित्रा ने खुली जीप अमीनाबादी सड़कों पर दौड़ा दी। खलिहर लौंडों का क्या काम, दूसरे के घरों में ताका झाकी और जहां मौका मिले आग लगा दो। किसी ने ट्विटर पर पुलिसबाजी कर दी। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में नाकाम रही लखनऊ की पुलिस ने ट्विटर पर पूरी जिम्मेदारी दिखाते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये ट्वीट देखिए। Hello UP Police. This lady is driving without seat belt. She is openly flouting law and order. Please take action against her. @DG UP. कृपया स्थान का नाम व गाड़ी का नंबर स्पष्ट करें। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। खलिहर लौंडों को कोई काम तो था नहीं, उनमें से कोई चित्रा जी की गाड़ी का नंबर प्लेट वाली फोटो भी निकाल कर ले आया। सर, ये गाड़ी नंबर है। Chitra Om was driving and recording the video which promotes driving without seat belt, and the same is being telecast on Aaj Tak News channel, which is against the RTA rules. Kindly take strictest action and upload on this platform. बहरहाल इस मामले में होना हवाना तो कुछ था नहीं। वैसे भी चित्रा जी ठहरी गोरखपुर वासिनी, योगी जी के गृहनगर वाली। इस तरह पूरा दिन मजे मजे में निकल गया। लखनऊ में गड़बड़ाई हुई यातायात व्यवस्था का असर नोएडा फिल्म सिटी की बैरकों में भी हुआ। दिन में लखनऊ गए इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा शाम ढले अपने कार्यक्रम आज की बात करने के लिए स्टूडियो ही नहीं पहुंच पाए, लिहाजा भागते भागते स्टूडियो पहुंचे। तब भारत के दर्शकों ने एक और चमत्कार देखा। बीच शो में एंकरों की अदला बदली। और रजत जी स्टूडियो में आ चुके हैं, सीधे लखनऊ से आ रहे हैं और अभी अभी स्टूडियो में आए हैं। रजत जी, बड़ा मुश्किल काम होता है आपकी गैर मौजूदगी में आपके व्यूअर्स को बांधे रखना। मैंने कोशिश की है। शर्मा जी तो नमक का कर्ज अदा करने के लिए लखनऊ चले गए थे। उनके पीछे उनका चैनल नोएडा से ही नमक का कर्ज अदा कर रहा था। जो काम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा आदि चुनावी मंचों से करते हैं, वह काम इंडिया टीवी ने अपने सुनहरे पर्दे से करना शुरू कर दिया है। इंडिया टीवी एक साथ भविष्यद्रष्टा और भविष्यवक्ता दोनों काम अंजाम दे रहा है। यूपी में एक बार फिर मोदी योगी की ग्रैंड एंट्री से 24 के लिए विरोधियों का एग्जिट रूट क्लियर हो चुका है। किसी का कोई चांस ही नहीं है। अब मोदी ने ये जिम्मेदारी योगी को सौंप दी है। यूपी के बाबा ने शपथ ले ली है। यूपी की सबसे उपयोगी जोड़ी ने लखनऊ से 24 वाले अखिल भारतीय अभियान को लॉन्च कर दिया है। भगवा के रंग में, हिंदुत्व की तरंग में पूरे यूपी में योगी योगी की गूंज है। आज यूपी में जो होता है वो कल पूरे देश में दिखता है। अब हिंदू मेजॉरिटी को नकारना किसी के बस में नहीं है। यहाँ आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं। यह कवरेज हम एनएल सेना को दिए गए आपके समर्थन से कर पाए। यह काम मीडिया का नहीं है कि वो 2024 का चुनाव पहले से ही किसी पार्टी को प्लेट में सजाकर बाकियों को खारिज कर दे। यह न तो भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक है, न ही इसके नागरिकों के लिए। इसका कारण यह है कि इंडिया टीवी या इसके जैसे तमाम चैनल सरकारी विज्ञापन के मोहताज हैं। सरकार की भाषा बोलना उनकी मजबूरी है। इससे आज़ादी का एक ही रास्ता है, जनता मीडिया में निवेश करे
न्यूज लॉन्ड्री देश का पहला मीडिया संस्थान है जो पूरी तरह से अपने सब्सक्राइबर्स के सहारे चलता है। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। इंडिया टीवी ने 2024 का चुनाव थाली में सजाकर अपने देवता को प्रस्तुत कर दिया है, क्योंकि मोदी जी उनके लिए फिलहाल वही हैं जो राजू श्रीवास्तव के लिए हैं। इनसे ग्रेट पर्सन हिंदुस्तान में कोई नहीं है। ये लोग साक्षात अवतार हैं, अवतार पुरुष हैं यार। इंसान नहीं है, इंसान के ऊपर है। इंडिया टीवी को मोदी जी के अवतारी पुरुष होने में कोई संदेह नहीं है। यूक्रेन रूस का युद्ध चलते 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रूस को कोई निर्णायक बढ़त या जीत मिलती नहीं दिख रही, लेकिन भारत सरकार ने युद्ध से जुड़ा एक निर्णायक कदम बढ़ा दिया है। महीने भर के दरमियान चौथी बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पेश युद्ध विरोधी किसी प्रस्ताव पर वोटिंग से एब्स्टेन किया है। एब्स्टेन को ऐसे समझिए कि जब संसद में विपक्ष का कोई दल किसी बिल या प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष को समर्थन करना चाहता है, लेकिन जनता की नजर में निरपेक्ष भी बने रहना चाहता है, तब वह वोटिंग के समय वॉकआउट कर जाता है। युद्ध के प्रति भारत के परंपरागत रवैये के लिहाज से यह ऐतिहासिक विचलन है। रूस को एक अदद हमलावर अभी तक भारत ने नहीं कहा है। जब भारत सरकार ने ही नहीं कहा तो फिर दरबारी मीडिया से आप रूस को आक्रांता देश कहने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? रिपब्लिक भारत ने सारा जोर अमेरिका को गरियाने और रूस की पीठ थपथपाने पर लगा दिया है। अमेरिका को गरियाने का जो सबसे मजबूत हथियार रिपब्लिक के हाथ लगा है, वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बेटा है। बेटे का भी अपराध क्या खोजा है रिपब्लिक वालों ने? उसके बहुत सारी लड़कियों से रिश्ते रहे हैं। आपको बताऊं, हंटर बाइडेन कॉलेज के जमाने से विवादों में रहे। कॉलेज के दौर में तो ये ड्रग्स लिया करते थे। इनका सैकड़ों लड़कियों से संबंध रहे। इस तरह की आरोप भी हंटर पर लगे। जाहिरन यह सुनकर आपके जिस्म के हर छेद से खून की धार फूट पड़ी होगी कि लड़ाई रूस यूक्रेन की, अमेरिका दूर से यूक्रेन का समर्थक, अमेरिका के राष्ट्रपति का बेटा हंटर बाइडेन, उसका बहुत सारी लड़कियों से रिश्ता, इसका रूस यूक्रेन युद्ध से क्या वास्ता? सू से सुरहुरपुर पहुंचने के लिए आपको अर्नब गोस्वामी की पाठशाला में इसी तरह के कुछ पाठ पढ़ने होंगे। अब हम इस युद्ध के मैदान से लौटे कुछ शूरवीरों की कहानी जानेंगे। सबसे पहले आज तक। अब टीवी 9 भारतवर्ष। ये हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत पल है, क्योंकि हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और हमारे साथ उनके जो कैमरामैन हैं वो दोनों यहाँ पर आ गए हैं। अभिषेक और उनके साथ संसर। देश और दुनिया के अलहदा हिस्सों से पत्रकार यूक्रेन युद्ध को कवर करने पहुंचे हैं। उनकी निगाहों से दुनिया ने इस युद्ध की कुछ दुर्लभ और दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी देखी हैं, लेकिन ऐसा बैंड बाजा और बारात किसी न्यूज रूम में नहीं देखा होगा। खैर, ये वो पत्रकार थे जो सकुशल अपने घर वापस लौट आए। हम इस युद्ध से जुड़े उन कुछ एक अभागे पत्रकारों को भी याद करना चाहेंगे जो इस युद्ध के दौरान मारे गए, जिनके परिजनों के लिए उनका इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। यूक्रेन के टेलीविजन चैनल लाइव स्टेशन के कैमरा पर्सन येवहेनी सकुन इस युद्ध में जान गंवाने वाले पहले पत्रकार रहे। 1 मार्च को रूसी सेना द्वारा राजधानी कीव के एक टीवी टावर पर हमले के दौरान उनकी मौत हुई। टाइम मैगजीन के लिए रिपोर्टिंग कर रहे ब्रेंट रेनॉल्ड भी इस युद्ध की चपेट में आए। यह 13 मार्च की घटना है। फॉक्स न्यूज की प्रोड्यूसर अलेक्जेंड्रा कुआसिनोवा की दुखद मौत भी युद्ध कवरेज के दौरान हुई। वो सिर्फ 24 साल की थी। अलेक्जेंड्रा के साथ उनके कैमरा पर्सन पीरे जैकरजेवस्की भी मारे गए। यह दुखद घटना 14 मार्च को घटी। ओक्साना बाउलिना इस युद्ध की सबसे ताजा शिकार पत्रकार हैं। वो रूसी पत्रकार थीं और रूसी सेना के हमले में मारी गईं। युद्ध के विरुद्ध एक मत होना चाहिए। यह मत बनाने का काम नेताओं का है। दुर्भाग्य से हम जिस समय में रह रहे हैं, वहां ज्यादातर नेताओं की भाषा, विचार और विजन युद्ध प्रेम का हो चुका है। जी न्यूज पर तिहाड़ शिरोमणि ने अपने डीएनए का विद्रूप प्रदर्शन करते हुए भगत सिंह की फांसी के लिए महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया। यही नहीं, उन्होंने एक काल्पनिक कथा भी सुनाई कि दरअसल गांधी जी चाहते ही नहीं थे कि भगत सिंह को माफी मिले, वो तो बस दिखावा कर रहे थे। तो ये चिट्ठी को जब आप पढ़ेंगे, पूरी भाषा जो है वो ऐसी है कि महात्मा गांधी चिट्ठी लिखना भी चाहते थे, लेकिन साथ ये भी चाहते थे कि अंदर ही अंदर उनकी इच्छा शायद ये रही हो कि इस चिट्ठी पर अंग्रेज सरकार पुनर्विचार ना करे।
ताकि वो आगे चलकर ये कहें कि देखिए मैंने तो चिट्ठी लिख भी दी, चिट्ठी तो लिख दी लेकिन काम नहीं हुआ। और इसीलिए इस चिट्ठी के बावजूद भी अंग्रेजों ने शहीद भगत सिंह को छोड़ा नहीं। महात्मा गांधी ने कभी भी दिल से भगत सिंह की फांसी को रद्द करवाने का प्रयास नहीं किया और इस चिट्ठी को पढ़कर लगता है कि ये चिट्ठी उन्होंने दिल से नहीं लिखी थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि महात्मा गांधी ये सब बातें अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें पता था अंग्रेज सरकार भगत सिंह को मौत की सजा देने के लिए बेकरार है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी भगत सिंह की फांसी रद्द करवाने के लिए ना तो कोई आंदोलन किया, ना कोई भूख हड़ताल की, जबकि वो ऐसा कर सकते थे। यह एक बड़ा झूठ है जिसे दरबारी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल वाले नियमित अंतराल पर फैलाते रहते हैं। तो एक साफ टाइमलाइन के साथ यह वीडियो अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि भगत सिंह की फांसी में किसकी क्या भूमिका थी। 7 अक्टूबर 1930 को अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। 24 अक्टूबर 1931 की तारीख फांसी के लिए तय की। 17 फरवरी 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। दांडी मार्च और नमक बनाने का अधिकार हासिल करने के उपरांत यह समझौता हुआ था। इस समझौते की सबसे अहम शर्त यह थी कि उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा जो अहिंसक तरीके से आंदोलन में शामिल हुए थे। भगत सिंह का मामला एकदम अलग था। उनके ऊपर एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या का आरोप था। भगत सिंह के समर्थक चाहते थे कि गांधी इस समझौते की शर्तों में भगत सिंह की फांसी को रोकना भी शामिल करें, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस बात पर एकमत थी कि सभी अहिंसक विचारधारा वाले कैदियों को ही आज़ादी की शर्त रखी जाए। यंग इंडिया अखबार में गांधी जी ने लिखा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी मुझसे सहमत थी। हम समझौते के लिए इस बात की शर्त नहीं रख सकते थे कि अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा कम करे। मैं वायसराय के साथ अलग से यानी फांसी रोकने के मसले पर उनसे बात कर सकता हूं। 18 फरवरी 1931 को गांधी ने भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी के बारे में इरविन से मुलाकात की। उन्होंने लिखा, मैंने इरविन से कहा कि इस मुद्दे का हमारी बातचीत से संबंध नहीं है। मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद आपको अनुचित भी लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सज़ा ख़त्म कर देनी चाहिए। वायसराय को मेरी बात पसंद आई। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि आपने इस तरीके से मेरे सामने इस बात को उठाया है। सज़ा कम करना मुश्किल होगा, लेकिन उसे फ़िलहाल रोकने पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद इरविन ने ब्रिटिश सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा, गांधी चूंकि अहिंसा में यकीन करते हैं, इसलिए वो किसी की भी जान लिए जाने के खिलाफ हैं। उन्हें लगता है कि मौजूदा हालात में बेहतर माहौल बनाने के लिए ये सज़ा फिलहाल टाल देनी चाहिए। इस बीच गांधी जी भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए कानूनी रास्ते भी तलाश रहे थे। 29 अप्रैल 1931 को सी विजय राघवाचारी को लिखी चिट्ठी में गांधी जी कहते हैं, इस सज़ा की कानूनी वैधता को लेकर जूरिस्ट सर तेज बहादुर ने वायसराय से बात की थी, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं निकला। गांधी जी के सामने एक बड़ी परेशानी यह भी थी कि भगत सिंह खुद ही अपनी फांसी का विरोध या रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रहे थे। भगत सिंह ने अपने पिता द्वारा ऐसी पहल का कड़ा विरोध एक पत्र लिखकर किया था। 19 मार्च 1931 को गांधी ने फिर से इरविन से बात की। इरविन ने गांधी को सीधा जवाब दिया, फांसी की तारीख आगे बढ़ाना वो भी बस राजनीतिक वजहों से सही नहीं होगा। गांधी ने अपनी कोशिश फिर भी जारी रखी। उन्होंने आसिफ अली को लाहौर भेजा। वो भगत सिंह से एक वादा चाहते थे कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे। गांधी इसका हवाला देकर अंग्रेजों पर फांसी रोकने का दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन आसिफ अली और भगत सिंह की मुलाकात नहीं हो सकी। आसिफ अली ने लाहौर में प्रेस को बताया, मैं दिल्ली से लाहौर आया ताकि भगत सिंह से मिल सकूं। मैं भगत सिंह से एक चिट्ठी लेना चाहता था जो रिवोल्यूशनरी पार्टी के उनके साथियों के नाम होती, जिसमें भगत सिंह अपने क्रांतिकारी साथियों से कहते कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दें। मैंने भगत सिंह से मिलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। इस झटके के बाद भी गांधी अपनी कोशिशों में लगे रहे। 26 मार्च से कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होना था। गांधी को इस अधिवेशन में जाना था, लेकिन गांधी इस यात्रा को लगातार टाल रहे थे। वे अंतिम वक्त में इरविन के साथ मिलकर फांसी टलवाना चाहते थे। 21 मार्च 1931 यानी फांसी से 2 दिन पहले न्यूज़ क्रॉनिकल में रॉबर्ट बर्नेज ने लिखा, गांधी कराची अधिवेशन के लिए रवाना होने में देर कर रहे हैं ताकि वो भगत सिंह की सज़ा पर वायसराय से बात कर सकें। 21 मार्च को गांधी और इरविन की फिर से मुलाकात हुई। गांधी ने इरविन से फिर भगत सिंह की सज़ा रोकने की मांग की। 22 मार्च को फिर से गांधी और इरविन की मुलाकात हुई। इरविन ने वादा किया कि वो इस पर विचार करेंगे। फिर 23 मार्च को यानी फांसी की तारीख से 1 दिन पहले गांधी ने इरविन को एक चिट्ठी लिखकर
सजा रोकने की भावुक अपील की। इस अनौपचारिक चिट्ठी में गांधी जी कहते हैं, जनमत चाहे सही हो या गलत, सजा में रियायत चाहता है। जब कोई सिद्धांत दांव पर न हो तो लोकमत का मान रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है। मौत की सजा पर अमल हो जाने के बाद तो वह कदम वापस नहीं लिया जा सकता। यदि आप यह सोचते हैं कि फैसले में थोड़ी सी भी गुंजाइश है, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस सजा को, जिसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता, आगे और विचार करने के लिए टाल दें। दया कभी निष्फल नहीं जाती। लेकिन 23 मार्च की शाम को तय तारीख से एक दिन पहले ही भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। उम्मीद है सुधीर चौधरी और उनके जैसे एंकराओं की इस गधापचीसी से आपको मुक्ति मिलेगी। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट न्यूज़ क्लिक से है। यह खूबसूरत रिपोर्ट पुरानी दिल्ली में दम तोड़ रही तमाम तहजीबी परंपराओं में से एक किताबत यानी कैलीग्राफी की परंपरा की पड़ताल करती है। यह रिपोर्ट उन कातिबों के बारे में है जो एक वक्त में बनने वाले निमंत्रण पत्र, संदेशों आदि को कलात्मक तरीके से अपने हाथों से लिखते थे। आज पुरानी दिल्ली में सिर्फ एक कातिब या कैलीग्राफर रह गया है। यह उसी की कहानी है। किताबत का काम कम होता चला गया। वजह है क्योंकि कंप्यूटर पे लोग ज़्यादा काम कराते हैं। बाकी मेरा यह है कि किताबत भी चलती रहे, जिंदा रहे, लोगों को, आने वाली नस्ल को पता रहे कि कातिब होते थे। जिंदा रहना चाहिए, बहुत अच्छा आर्ट है ये तो आर्ट वो है जो पढ़े लिखे लोगों से ताल्लुक़ रखता था। पुराने बादशाह लोग जो थे, नवाबीन हजरात या जो भी होते थे, उनके यहाँ कातिब रहता था और बादशाह लोगों ने भी इसको सीखा है। मुगलिया दौर में जामा मस्जिद वगैरह है, ताजमहल है, इनमें किसी ने अच्छी खत्ताती हुई है। ये सब कातिबों ने किया है काम। जो इस फन से वाकिफ़ हैं वो कदर करते हैं भी। लेकिन नई नस्ल का मसला है ना, नई नस्ल को पता नहीं है कातिब क्या। मैंने देखा है बहुत से दफ़ा तो यहाँ मेरे पास आ जाते हैं कि जी हमको कातिब को देखना है, कातिब कैसे होते हैं। मैंने कहा भाई कातिब भी इंसान है और वो थोड़ा ही होता है। मेरा तो ये है कहना कि अगर इस फन को ज़िंदा रख रहे हैं, साल में सिर्फ दो नौकरी निकाल दें। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।